भाई लोग, और कैसे हो मेरे लाल। हाँ बेटा। हाँ, आज से आपकी एक्सरसाइज पर्सनावली चालू हो जाएगी। ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ बेटा। हम कहाँ पे थे हम? पर्सनावली 1.1 में। 1.1 में आ गए थे। आजा भाई आजा। ये रे बेटा। हम्म। हाँ बेटा, पहला प्रश्न देखो। आपकी एक्सरसाइज आज से स्टार्ट। हाँ। इसने बोला है निम्नलिखित संख्याओं को आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करना है। इसने बोला है जितनी भी आपको संख्या दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको किस में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में क्या करना है आपको? परिवर्तन करना है। मतलब प्राइम प्राइम फैक्टर के रूप में क्या लिखना है आपको? इनको सभी को क्या करना है? लिखना है। तो आप देखो, देखिए आपको। हाँ, 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 140 का। हाँ बेटा। किसका भाग जाएगा? लास्ट में जीरो आ रहा है तो मतलब दो का भाग जाएगा। दो का भाग डिवाइड देने का मतलब होता है इसका हाफ कर दो। इसका क्या कर दो आप? हाफ। दो का फिर जा रहा है, कितनी बार गया? 35। अब 35 का हाफ होता नहीं है। हाँ। तो इसमें किसका जा रहा है बेटा? 5 का जा रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है। तो इसलिए सात में सात का भाग। तो आपने देखा है 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? हाँ, दो कितनी बार है? दो की पावर दो। पाँच कितनी बार है? एक बार। और सात कितनी बार है? एक बार। ठीक है बेटा। हाँ। तो इसने बोला एक भाज्य संख्या थी, एक भाज्य संख्या थी। इसने बोला है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करो? गुणनखंडित करो। देखो बेटा, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर है। हाँ, तो अब देखो, देखिए बेटा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही बताती है किसी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। यहाँ पे बेटा कभी भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में कभी भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, इसको किसके रूप में लिखना आपको? अभाज्य संख्याओं के। अगर भाज्य संख्या आ रही है, अगर किसने ऐसा आंसर लिख दिया, आंसर तो सही है, 140 के बराबर ही होगा। बट ये यहाँ पे देखो, देखिए बेटा, ये अभाज्य संख्याओं के रूप में बोला है इसने, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बोला है। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसलिए क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ। आगे देखो, देखिए। हाँ, अगला सवाल। हाँ, इसने बोला है 156। 156 को 156 को क्या करना है आपको? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करना है आपको? लिखना है। तो आपको 156 को लिखने के लिए आप इसका क्या निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालोगे आप? इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। देखो बेटा, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। 6 आ रहा है तो 6 में 2 का डिवाइड जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या में 2 का डिवाइड जाएगा। देखो देखिए कितनी बार गया। लास्ट में 8 आ रहा है, फिर भी इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 2 का जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं। लास्ट में कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। लास्ट में कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। तो बेटा इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। किसका जाएगा बेटा इसमें? 3 का। 13 में किसका जाता है? केवल 13 का जाता है। तो आपने देखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कितना हुआ? 2 की पावर 2 और 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। आगे बात सुन में। तो आपने देखा ये भी एक भाज्य संख्या थी, जिसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया? इसको गुणनखंडित कर दिया। ठीक है। हाँ, अगला सवाल। हाँ बेटा, आगे देखो, देखिए। हाँ, अगला सवाल है ये। तो आप 825। देखो बेटा, इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है किसी संख्या के किसी नंबर के लास्ट डिजिट अंतिम अंक अगर 5 आ रहा है तो उसमें 5 का डिवाइड तो जाना फिक्स है। उसमें 5 का डिवाइड जाना क्या है? फिक्स है। तो इसमें बेटा चाहे किसी का डिवाइड जाए ना जाए, 3 का डिवाइड जाए या ना जाए, लेकिन 5 का 100% जाएगा, क्योंकि अंतिम
डिजिट कितना है इसका 5 है, इसलिए 5 का डिवाइड दे दो इसमें। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, कितनी बार गया 5 7 35, कितना बच गया 3, 32 हो गया ना बेटा। हाँ 32 में 5 अंक 30, कितना बच गया 2, 5 अंक 25। देखो बेटा फिर भी लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो फिर इसमें किसका डिवाइड लगा दो 5 का। ठीक है। हाँ बार गया एक बार, कितना बच गया बेटा 2, 26 हो गया, 5 अंक 25, कितना बच गया 1, 5 3 15। अब बेटा देखो देखिए 5 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, 5 का डिवाइड जाएगा क्या इसमें, नहीं। तो आप देखो देखिए किसका पार्ट डिवाइड जा रहा है, देखो देखिए 15 और 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 की टेबल में आता है। हाँ देखो देखिए डिजिट को जोड़ा मैंने, देखो देखिए यहाँ पे भी डिजिट को जोड़ा। देखो देखिए 3 और 5 8 और 1 9, डिजिट को अंकों को जोड़ने पर अगर 3 का डिवाइड जाता है तो मतलब पूरी संख्या में भी 3 का डिवाइड जाएगा। देखो देखिए यहाँ पे भी वो रूल लगाओ, 5 और 1 6, क्या 6 में 3 का डिवाइड जाता है क्या बेटा, जाता है। तो मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का डिवाइड जाएगा। ठीक है। 17 में बेटा 17 का ही जाता है। आगे बात सुन में। हाँ बेटा देखो देखिए अब इसको लिखने का तरीका देखो देखिए, ऐसे तो देखो बेटा इसमें 3 का सबसे छोटी संख्या 3 का भाग जा रहा था, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा था, लेकिन हमने शुरू में 5 का दे दिया। आपने शुरू में 3 का भी दे सकते थे, अगर शुरू में नहीं दिया तो मतलब कोई नहीं, वो बाद में देना पड़ेगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा, ये आएगा जरूर। ठीक है। हाँ ऐसा तो नहीं है हमने पहले 5 का डिवाइड दे दिया तो 3 नाराज हो गया इसलिए 3 आएगा नहीं। ठीक है बेटा। हाँ तो आपने कोई बात नहीं, अगर 5 का डिवाइड दे दिया, वैसे तो 3 का डिवाइड जा रहा था इसमें, 3 का भी भाग जा रहा था इस संख्या में, लेकिन आपने 5 का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो बेटा एक निकालने का क्रम होता है, ये तरीका होता है, असली आंसर आपका ये है। इसमें कैसे लिखोगे, इसमें लिखोगे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको, इसमें से सबसे छोटी संख्या लिखनी है, कौन सी संख्या है सबसे छोटी, 3 है, और ये कितनी बार है 2 बार, कितनी बार है ये 2 बार है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 5, 5 है, ये 5 कितनी बार है 2 बार है। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है 17। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना आपको। तो आपने देखा है इस एक भाज्य संख्या थी, इसका भी आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया है, उसको गुणनखंडित कर दिया है। ठीक है बेटा। हाँ हाँ अगला सवाल। हाँ अगला सवाल है आपके पास ये। हाँ बेटा क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम डिजिट 5 दिखाई दे रहा है आपकी, अंतिम डिजिट कितना है आपके पास 5 है, तो मतलब इसमें किसका डिवाइड जाना है, किसका भाग जाना है, 5 का तो जाएगा ही जाएगा 100%, चाहे किसी का जाए चाहे ना जाए 5 का तो जाएगा ही जाएगा। हाँ अब बताओ बेटा इसमें किसका डिवाइड जाएगा, डिवाइड जाएगा। हाँ बेटा पता किया क्या आपने, देखो बेटा इसमें देखो 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्यों लास्ट में 1 आ रहा है, क्या इसमें 3 का डिवाइड जाएगा क्या, जब 2 का डिवाइड नहीं गया तो इसका मतलब है 2 की पूरी फैमिली पूरी खत्म हो गई। ठीक है, किसी का भी भाग नहीं जाएगा, ना 2 का, ना 4 का, ना 6 का, ना 8 का, ठीक है, ना 10 का। ठीक है। हाँ क्या इसमें 3 का डिवाइड जाएगा क्या, ये अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, क्या 2 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता। 5 का तो जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम डिजिट 1 है, 4 का भी नहीं जाएगा, जब 2 का नहीं गया तो 4 का कहाँ से चले जाएगा। हाँ अब देखो देखिए, हाँ 6 का थोड़ी जाएगा इसमें, जब 3 का ही नहीं गया तो 6 का कहाँ से चले जाएगा इसमें। ठीक है देखो देखिए 7 का लगा के देखते हैं, इसमें किसका लगा के देखते हैं 7 का। हम्म, हाँ 10 में लगाओ देखिए बेटा, 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया बेटा 2, 21 हो गया, 21 हो गया, 7 या 21। बेटा कहाँ पे 7 चौक 28, एक सेकंड। हाँ कितनी बार गया 7 एकम 7, कितना बच गया बेटा 3, 30 हो गया ना, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। हाँ फिर कितना बच गया 2 बच गया,
तो 7 या 21। देखो बेटा ये 143 में किसका भाग जाता है, जाहिर सी बात है 11 का भाग जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं फिर से 2 का 3 का देना भाग लगा के चेक करने लग गए। ठीक है, 7 तक आ गए ना बस। अब 7 के आगे देखो आप, 8 का तो जाएगा नहीं जब 2 का ही नहीं गया तो, हाँ 9 का भी नहीं जाएगा जब 2 का ही नहीं 3 का ही नहीं गया तो। ठीक है, 10 का भी नहीं जाएगा। अब देखो 11 का देखते हैं, 11 कम 11 कितना बच गया, 3 ये हरतिया 33। आगे बात सुन में। हाँ तो आपने देखा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है। पहले सबसे छोटी संख्या 5 है, एक बार ही है। फिर उससे बड़ी संख्या 7 है, उससे बड़ी संख्या 11 है, फिर उससे बड़ी संख्या 13 है। आगे बात सुन में। ठीक है, हाँ तो आपने देखा ये भी एक भाज्य संख्या थी, इसने अब आपको अभाज्य संख्याओं के देखो सारी अभाज्य संख्या आएगी इधर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया आपने, गुणनखंडित कर दिया इसने आपको। हाँ आगे देखो बेटा, हाँ अगला सवाल। हाँ इसमें देखो बेटा, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो इसमें किसका डिवाइडर है, पता करो पहले, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, पता करो आप इसमें किसका डिवाइडर है। करो चलो ठीक है, इधर देखो आप तो, हाँ लास्ट डिजिट कितना है इसका, 9 है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, क्या 3 का जाएगा, क्या डिजिट को जोड़ो, डिजिट को क्या करो, ऐड करो। 7 और 4 11, 11 और, हाँ 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22 हो गए। क्या 22 में 3 का डिवाइड जाता है, क्या नहीं जाता। जब 3 का डिवाइड नहीं किया तो पूरी फैमिली खत्म हो गई इसकी। ठीक है, हाँ हाँ जब 3 का ही नहीं किया, जब 4 का थोड़ी जाएगा बेटा, जब 2 का ही नहीं किया तो 4 का कहाँ से चला जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम डिजिट कितना है, 9 है। अब देखो किसका जाएगा, हाँ किसका जा रहा है, अच्छा 17 का जा रहा है क्या। देखो देखिए, हाँ कितनी बार गया, 17 चौक 68, 68 हो गया, कितना बच गया, 6, हाँ 62 हो गया, हाँ 62 हो गया, तो 62 में कितनी बार गया, हाँ 17 × 51, 17 × 51 कितना बच गया, 11, हाँ 17 सत्तो 119। अब बेटा बताओ देखिए किसका भाग जाएगा, इसका जा रहा है क्या, हाँ देखो देखिए, हाँ बेटा 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, हाँ 19 टू जा, हाँ 88 होता है, कितना बच गया, 5, 19 30 57। ठीक है, अब 23 में बेटा 23 का ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपने देखा है 7429 एक भाज्य संख्या थी, इसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बात सुन में। हाँ तो आपको इसने यही बोला है सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो बेटा ये अभाज्य संख्या ही तो है सारी सारी, इसका मल्टीप्लाई तो है, ये गुणनफल ही तो है। हाँ अगला सवाल देखो देखिए, इसने बोला है इन संख्याओं का आप क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच भी करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। देखो देखिए, इसने पहले बोला है इनका एचसीएफ निकालो, इनका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। फिर आपको जांच करना है कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो सही है या गलत है। तो देखो देखिए, इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने के लिए इसके, हाँ पहले इसका निकाल लेते हैं हम। तो इसके क्या निकालने पड़ेंगे आपको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और में 91 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, जाहिर सी बात है। ठीक। आपने देखा है 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बेटा, 26 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। हाँ 91 का कितना आया बेटा, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, हाँ इसका आपको एचसीएफ निकालना, क्या निकालना आपको, इसका एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। हाँ इसका आपको एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसके अंदर देखो, देखिए कोई कोई चीज कॉमन आ रही है कि दोनों के अंदर 13 आ रही है और 13 आ रही है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या लेना है आपको, इसकी अधिकतम पावर, इसकी क्या लेनी है आपको, अधिकतम पावर, दोनों में बराबर है। तो इसकी एचसीएफ कितना आ गया, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 13 ही हो गया। हाँ, इसका एलसीएम ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एलसीएम कौन सी संख्या का, हाँ 26 और 91। हाँ, देखो देखिए एलसीएम क्या होता है, आपको क्या करना होता है, हाँ जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है, जो कॉमन आ रहा है, हाँ हाँ एलसीएम, हाँ बेटा, हाँ एलसीएम में क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है, और एचसीएफ में क्या होता है, उसकी सबसे छोटी घात। देखो देखिए बेटा, ये तो दोनों बराबर ही है, तो इसमें न तो छोटा न बड़ा, तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी, दोनों बराबर ही है तो सेम ही होगी। हाँ, एलसीएम में क्या होता है, आपको सबसे बड़ी घात लेनी होती है, हाँ जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी होती है, और जो बाकी का है सदस्य, जो बाकी के बच गए उनको भी लेना होता है। देखो देखिए बेटा, दो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो दिखाई दे रहा है, तो दो की अधिकतम पावर कितनी है, दो की पावर एक ही है, दो की पावर कितनी है, एक। हाँ, दो के बाद में कौन सी संख्या, दो से बड़ी कौन सी संख्या आ रही है, सात, सात की अधिकतम पावर कितनी है, एक। फिर कौन सी आ रही है, 13, 13 की अधिकतम पावर कितनी है, और एक। आगे बात समझ, दो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, ये पावर का मतलब एक सेम हो गया है, तो तेरे साथ तो कितना हो गया, 91, ठीक है। एलसीएम कितना आया, ये आया, इसका एलसीएम कितना आया बेटा, ये आया है, ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम कितना आया है, ये आया है। अब इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, इसने साफ साफ दे दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है प्रथम संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है कंडीशन। हाँ, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो देखिए, हाँ दोनों संख्या कौन सी, एक तो संख्या है 26 और 91, एलसीएम कितना है बेटा, 182, एचसीएफ कितना आया है, 13, ठीक है। अब बेटा देखिए, इनको दोनों को क्या करना, आपको बराबर करना है, ठीक है। अगर आपका ये इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आ रहा है, तो मतलब आपका आंसर एचसीएफ, जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, वो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। देखो देखिए बेटा, इधर देखो 26 बन रहा है, बराबर का मतलब बैलेंस ही तो करना है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर बैलेंस करना है, ठीक है। बेटा इधर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, अगर मैं 13 को 26 बना दे, 13 को मैं 26 बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर 26 है तो इधर भी 26 लेके आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दो का गुणा कर दे और दो का ही क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो देखिए, इधर कितना आ रहा है, ये तो यही चल ही रहा है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ गया, 26 बटे में कितना चल रहा है, 2, 2 का डिवाइड लगाते हैं इसमें, ये 2 बच गया ना, इस 2 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आ गया, 91 मल्टीप्लाई 26। तो आपने देखा है बैलेंस हो गया बेटा, इधर 26 मल्टीप्लाई 91 है, और इधर 91 मल्टीप्लाई 26 है, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब आपका जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो क्या है, आपका सही है, ठीक है। हाँ बेटा, यही तो होती है, अरे बेटा 4 गुणा 3 लिखे चाहे 3 गुणा 4 लिखे, बात बराबर होती है। अरे बेटा 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने, विद क्रम विनियता गुणधर्म, ए गुणा बी करें चाहे क्या करे, बी गुणा ए करे, बात बराबर ही तो होगी बेटा। हाँ, ये बेटा 8 क्लास में होता है, 7 क्लास में आ जाता है ये कर्म विनियता गुणधर्म, ठीक है। हाँ आगे देखो देखिए, तो इसने बोला है दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कितना आया, 13, एलसीएम कितना आया, 182। दोनों संख्याओं को आपको सत्यता की जांच करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर है, बेस बात खत्म, बराबर करना है आपको। हाँ हाँ, अगला देखो देखिए, बेटा अगला सवाल ये, हाँ 510 और 92, ठीक है। तो इनका आपको क्या निकालना है अब, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अभाज्य गुणनखंड इसके क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। हाँ देखो देखिए किसका भाग जा रहा है इसमें, जाहिर सी बात है 2 का तो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है, हम 2 का क्यों लगाएं, ठीक है पहले कोई बड़ी संख्या लगा देते हैं। मेरे को लग रहा है इसमें 17 का डिवाइड जा रहा है, क्यों 17 तो 51 होता है, 0, ठीक है। अब इसमें किसका भाग जा रहा है बेटा, 3 का, 10 बारी, फिर 2 का 5, फिर 5 का 1, ठीक है बेटा। हाँ बेटा आप 2 का भी भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकालने का तरीका, ये आंसर थोड़ी होता है, ठीक है। तो आपने देखा है, अरे आपने पहले 2 का भाग नहीं लगाया तो इसका मतलब वो नाराज थोड़ी ना होगा, वो बाद में आ जाएगा, आपकी तरह थोड़ी ना है। तो देखो देखिए, हाँ कौन सी संख्या, 92, देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 का तो डिवाइड जाएगा जाएगा, ठीक है, फिर 2 का जाएगा, 23 में तो 23 का ही जाता है बेटा। हाँ तो आपने देखा है जो 510 था, 510 था, इसमें किसका, हाँ अब यहाँ पे आपको पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 2 आ रही है, 2 की पावर 1 है, और कौन सी संख्या आ रही है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है, और 17 की पावर 1 है, 92 है। 92 में देखो देखिए 2 का स्क्वायर है, और 23 की पावर 1 है। देखो देखिए बेटा इसका क्या निकाले, पहले तो एचसीएफ निकाले, क्या निकाले हम, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ रहा है उसकी आपको अधिकतम पावर देखनी है, अधिकतम पावर या सबसे छोटी पावर, हाँ नाम तो इसका हाईएस्ट है, लेकिन इसके चक्रों में नहीं पढ़ना आपको, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है बेटा। इसमें से आपको क्या देखना है, सबसे छोटी घात, इसमें से सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 1, एक ही है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ कितना आ गया बेटा, इसका एचसीएफ आया आपके सामने ये, और एलसीएम देखो देखिए बेटा कितना आएगा, एलसीएम यार, हाँ एलसीएम के लिए आपको क्या देखना है, जो देखो देखिए एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ना हो तो इसका छोटा है लघुत्तम समावर्ती, लेकिन आपको सबसे बड़ी घात देखनी है। देखो देखिए 2 दिखाई दे रहा है, हाँ क्या देखो देखिए 2 की सबसे अधिकतम पावर कितनी है पूरे समाज में, देखो 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 3 आ रहा है, 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है। 5 भी आ रहा है, 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 5 की पावर 1, और कौन सा आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 17 की पावर अधिकतम पावर 1, और 23 की अधिकतम पावर 1, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 15, 15 हो गया बेटा, मल्टीप्लाई 17 गुणा 23, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 15 चौक 60 होता है, 17 गुणा 23, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 23 को, हाँ इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को मल्टीप्लाई करो, 60 का मतलब है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 23 को, 6 को मल्टीप्लाई करने का मतलब, हाँ 3 से करोगे, 3 छंग 18, एक बच गया, और कितना बच गया ये, एक 13, एक जीरो बच गया, एक जीरो चिपका दो। अब 17 से गुणा कर लो, अब इसको किससे गुणा कर लो, 17 से मल्टीप्लाई करो, करो देखिए बेटा, आप ही बताओगे आंसर इसका, हाँ आ रहा है 23,460, ठीक है, 23,460, ठीक है बेटा। हाँ अब क्या करना आपको, प्रथम संख्या जांच भी करनी है आपको, है ना, जांचे की दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, सेकंड संख्या क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। प्रथम संख्या कितनी थी हम बेटा, हमारे पास ये थी, एलसीएम कितना है इसका, 23,460 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है बेटा इसका, 2, 2 ही है क्या इसका एचसीएफ, ठीक है। हाँ
हाँ बेटा, अब देखो, देखिए आपको क्या करना है इसमें। हाँ, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है। ठीक है बेटा, तो आप देखो, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको इधर से कर लो। तो दो से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो बेटा यही संख्या आएगी, ठीक है। अगर आपके ये संख्या नहीं आ रही है तो मतलब आपका आंसर गलत होगा। आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, उतारो, देखिए इसको उतार लिया जाए। बेटा आगे चलते फिर। हाँ बेटा, इसका लास्ट पर्सन देखो। हाँ, इसने भी बोला है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। तीन तीन छः, तो जाहिर सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें तीन का, दो का तो जाएगा ही जाएगा बेटा। मैं दो का नहीं दे रहा क्योंकि तीन का लगा दो ना, आसान पड़ रहा है पहले। ठीक है, अब दो का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दो का भाग लगा दो, फिर दो का भाग लगा दो। 14, फिर दो का भाग लगा दो, 7 7 7 1। हाँ, अब देखो, देखिए किसका 54 का भी निकालना है। हाँ, दो का भाग जा रहा है इस 54 में। दो का भाग लगाने का मतलब कितना हो गया, इसका हाफ कर दो। 54 का हाफ कितना होता है, दो का भाग लगाने में 54 का हाफ कितना होता है, 27। 27 में किसका बेटा किसका भाग जाता है, तीन का भाग जाएगा, 9 बार ही जाएगा। 9 में तीन का एक, आपने देखा है तीन, 336 था। इसका आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला। पहले तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है, कौन सी संख्या है। दो कितनी बार आ रहा है बेटा, 4 बार ही आ रहा है। और तीन आ रहा है एक बार, और सात आ रहा है एक बार। अब देखो बेटा 54 का, 54 का कितनी बार है, दो आ रहा है एक बार, और तीन कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। ठीक है बेटा। हाँ देखो, देखो इसका क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे इसमें, आपको, हाँ जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन कौन सी चीज आ रही है, एक तो देखो बेटा दो भी आ रहा है इसके अंदर, और क्या आ रहा है, तीन भी आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन पावर, मतलब आपको हाईएस्ट नहीं लेनी है इसमें, सबसे छोटी घात लेनी है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, दो में सबसे छोटी पावर कौन सी, दो की पावर एक। तीन में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तीन की पावर एक। तो ये दो मल्टीप्लाई तीन कितना हो गया, एचसीएफ कितना आ गया बेटा इसका, एचसीएफ आ गया इसका छः। कितना आ गया इसका एचसीएफ, छः। तो एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लघुत्तम समाप्ति है, नाम तो छोटा है काटने में बड़े करता है। ठीक है, आपकी तरह है। हाँ देखो, देखिए बेटा इसमें क्या करना है, हाँ आपको पूरी संख्या में से देखना है। दो आ रहा है, हाँ दो की अधिकतम पावर कितनी है, दो की पावर चार। हाँ, तीन आ रहा है, तीन की अधिकतम पावर कितनी है, तीन का क्यूब। हाँ, अब बेटा देखो, देखिए इसमें कौन सा आ रही संख्या, सात। सात की अधिकतम पावर कितनी है, ए। तो दो की पावर चार का मतलब 16, तीन का क्यूब मतलब 27, और सात। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई कर लोगे, करो देखिए आप। आ रहा है 3024, 3024। ठीक है बेटा। हाँ अब देखो, देखिए ये भी करना है आपको, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है बेटा, आपको तो पूरा लिखना है। प्रथम संख्या कितनी थी इसकी, ये, हाँ सेकंड संख्या। एचसीएफ देखो, एलसीएम कितना है इसका, देखो बेटा
ध्यान दो, देखिए यहाँ पे छोटी संख्या पे हमेशा ध्यान दो, छोटी संख्या पे हमेशा ध्यान दो। ये देखो 54 है, क्या इधर भी मैं 54 बना सकता हूँ? 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? होता है 6 नाम 54। नौ का गुणा कर दो, नौ का ही क्या कर दो आप, भाग लगा दो। क्या कर दो आप? भाग लगा दो। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 54 हो गया। बटे में कितना चल रहा है? 9 चल रहा है। 9 का डिवाइड लगा दो बेटा, कितना आएगा? लगाओ देखिए। हाँ, 9 3 27 होता है बेटा। कितना बच गया? हाँ, 3 बच गया, 32 हो गया। 32 हो गया। फिर आ गया 9 3 27, कितना बच गया? 5। 9 छक्की कितना होता है? 54। तो आपने देखा है ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? बराबर है। तो मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। आ रहा बेटा, ये दोनों के दोनों इधर जो है और इधर भी क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, लेकिन आपका आंसर क्या है? दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस ही तो करना था आपको, ये दिखाना था दो संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। देखो बेटा, दोनों बराबर हो रखे हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं अब। हाँ, ये सवाल करो देखिए आप। हाँ, इसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है? इसके एचसीएफ और एलसीएम, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। एक तो इसके, हाँ, तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको। तो कोई नहीं, तीनों संख्याओं का आप क्या निकालो? अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 का कितना हो जाएगा? 2 6 2 3 3 का निकालो। 15 में किसका डिवाइड हो जाता है बेटा? 3 5 5 1। और किसका निकालो आप? 21 का। 21 में किसका डिवाइड जाता है बेटा? 3 का। आपने देखा है 12 का अभाज्य गुणनखंड। देखो बेटा, 12 क्या होता है? 4 × 3 होता है। और 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। हाँ, 15 क्या होता है बेटा? 3 और 5 का मल्टीप्लाई तो होता है। देखो देखिए, इधर भी वही आ रहा है, 3 और 5। और 21 क्या होता है बेटा? ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 और 7। देखो देखिए, 12 होता तो था। हाँ, जैसे देखो 12 क्या होता है? 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 होता है। लेकिन आपको यहाँ पे तो अभाज्य संख्या लिखनी है, 4 भाज्य संख्या हो जाती है, इसलिए मैंने 4 को क्या कर दिया? 2 की पावर में लिख दिया। वैसे ही यहाँ से भी देख सकते हो, ये 2 12 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और 3 एक बार आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो एचसीएफ निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा इसमें से? जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? 3 आ रही है बेटा, ये आ रही है 3। तो इसकी आपको सबसे छोटी पावर देखनी है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी क्या है? 1 है। तो तीनों बराबर हैं। तो एचसीएफ कितना गया इसका? 3। एलसीएम में क्या आएगा बेटा? एलसीएम में, हाँ, एलसीएम में आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है। 2 है आ रहा है, सभी में देखनी है। 2 आ रहा है, 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर है। 3 भी आ रहा है, 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। फिर कौन सी संख्या आ रही है? 5 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 15। कितना होता है 15 चौक 60? हाँ, 7 को 6 से करना है। कितना हो गया? 42। एक जीरो बच गया, एक जीरो यहाँ पे चिपका दो। तो इसका एलसीएम कितना है? 420। इसका एलसीएम कितना है बेटा? 420। और इसका एलसीएम कितना है? 3। ठीक है, हाँ आगे देखो देखिए। हाँ बेटा, अगली संख्या। हाँ, 17 23 और 29। जाहिर सी बात है, 17 की टेबल में आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 17 केवल 17 की टेबल में आता है। ठीक है, 23 है जो केवल 23 की टेबल में ही आता है। ठीक है, और जो 29 है तो केवल 29 की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये तो पहले से ही कौन सी संख्या है बेटा? ये पहले से ही कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है ये पहले से ही। जब प्राइम नंबर हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका प्राइम फैक्टर भी क्या होगा? प्राइम ही होगा। ठीक है, इस देखो 23 एक क्या था? प्राइम नंबर था। तो इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड भी क्या होगा? प्राइम ही होगा। वो कब वही होगा जब प्राइम नंबर का अभाज्य गुणनखंड भी उतना ही होता है। जैसे देखो देखिए, ये अभाज्य संख्या थी। ठीक है, अभाज्य संख्या है ये 29। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं, 29 ही होगा। ठीक है, 29 ही होगा। ठीक है, अब देखो देखिए, आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। इसके अंदर क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? क्या कॉमन मिल रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को तो।
यहाँ पे 17 है, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 23 है, 23 इधर नहीं है, उधर नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताना बेटा, किसी के मैं मल्टीप्लाई में एक लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में एक सभी के होता है। ठीक है, तो अब बेटा ऐसा तो नहीं है जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हो तो मतलब वहां पे जीरो आ जाएगा, नहीं। तो एचसीएफ का मान हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जीरो से क्या होता है, बड़ा। ठीक है, जीरो से बड़ा मतलब ऐसे नहीं 0.5 हो गया है, ऐसा कुछ हो गया नहीं। हाँ, तो एचसीएफ का मान एक या एक से बड़ा होता है, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? तो देखो देखिए, हाँ, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, एक आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे क्या होता है, एक होता है। हाँ, एलसीएम में क्या होगा बेटा, एलसीएम में क्या होगा, हाँ, आपको अधिकतम पावर देखनी है, सभी की अधिकतम पावर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 17। 17 की अधिकतम पावर कितनी है, 17 ही है, एक ही है। इससे बड़ी संख्या कौन सी, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। 23 की अधिकतम पावर कितनी है, एक। 29 की अधिकतम पावर कितनी है, एक। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको कितनी बार गया है, 17 × 51, एक 5 बज गया, 17 × 34 है ना, 34 और 5 कितना हो गया, हाँ 39 हो गया, मल्टीप्लाई 29। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, तो देखिए आप लोग करो, लास्ट में अंतिम डिजिट तो 9 ही आ गया, क्योंकि 9 को 9 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अंतिम डिजिट तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। अंतिम डिजिट तो क्या आएगा बेटा, इसका 9 ही आएगा। ठीक है, आ रहा है 11 33 9, ये आ रहा है क्या, 11 33 9, देखो देखिए 11 33 9। ठीक है बेटा, ये आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, इसका एक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 8 9 25, देखो देखिए बेटा, 8 क्या होता है, सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। 8 को क्या लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्या 8 क्या होता है बेटा, जाहिर सी बात है 2 का क्यूब होता है, देखो अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। 9 क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है, और 25 क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो ये बाज्य संख्याओं के लिख में, ये बाज्य संख्या थी तो इसलिए इसने बोला ना बाज्य संख्याओं के गुणनफल, इसको अबाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया। देखो ये अबाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया। अब देखो इसका बेटा एचसीएफ निकालो, एचसीएफ देखो देखो, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या कॉमन, जहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कुछ कॉमन नहीं हो तो वहाँ पे कितना होता है, एक होता है। कहाँ पे होता है, एक। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, एक। और एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम देखो देखिए, 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 3। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 2। और 5 की अधिकतम पावर कितनी है, ये कितना हो गया बेटा, 2 की अधिकतम पावर, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 9 मल्टीप्लाई 25। हाँ बेटा देखो, 25 आटा कितना होता है, 200 होता है। 25 आटा कितना हो गया, 200। 100 होता है तो 100 का डबल कर दो बेस, कितना हो गया, 1800। कितना हो गया, 1800। तो इसका देखो देखिए बेटा कितना आया, इसका एलसीएम कितना है, इसका 1800 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसने बोला है इस संख्या का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। किस संख्या का एलसीएम निकालना आपको, 306 और आपको इस संख्या का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। इस संख्या का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे आप, हाँ एलसीएम निकालो इसका। आपको क्या करना है बेटा, इस संख्या का एलसीएम निकालना है। देखो बेटा, इसने देखो देखिए संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम तो आपको अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते थे, लेकिन इसने अपने गौर करने की बात की, क्या इसने एचसीएफ क्यों दिया, फिर खाने के लिए थोड़ी दिया आपको, इसको पूछने के लिए थोड़ी दिया है। तो अब देखो बेटा इसने क्यों दिया, अगर इसको दो संख्याओं का एचसीएफ पूछना था तो पर्सन ऐसे भी बना सकता था, ये ऐसे भी। एलसीएम ज्ञात करो 306 और 657 का, इसका एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ ज्ञात करो तो आप इसको ऐसे भी पूछ सकता था। एचसीएफ देने का क्या मतलब है इसका, देखो देखिए बेटा, ये ऐसे पूछना चाह रहा, आपको तीन संख्या दे दी,
दो संख्या दे दी और क्या दे दिया आपके पास, इसका HCF दे दिया, दोनों संख्या दे दी और HCF दे दिया। और आपको पता है प्रथम संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या क्या होता है, क्या होता है बेटा, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, HCF। देखो देखिए, इसने दोनों संख्या दे दी इसने, और क्या दे दिया इसने, HCF दे दिया। देखो बेटा इसमें चार चीजें आती है, इस कंडीशन में चार चीजें आती है, इसमें से आपको तीन चीजें दे दी और चौथी चीज पूछ ली इसने। तो देखो देखिए दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे दिया और क्या दे दिया, HCF दे दिया। और एलसीएम में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वो इस विधि से, इस मेथड से पूछना चाह रहा है, ना कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF निकालने लग जाओ इसके प्राइम फैक्टर करके, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसने साफ साफ इसने HCF दे दिया है, वो चाहता है आप इस मेथड से निकालो। अगर वो नहीं चाहता तो आप वो सीधा प्रश्न ये दे देता, दो संख्याओं का HCF एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। इसने HCF देने का मतलब है आपको ये संख्या इससे इससे आपको निकालना। प्रथम संख्या कितनी है देखो बेटा, 306। सेकंड संख्या ये, एलसीएम तो आपको चाहिए, और HCF कितना आ गया इसका, 9। देखो देखिए बेटा, हाँ एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो ये 9 मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ पे इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई, ठीक है। किस में आ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बच गया बेटा, एलसीएम, क्या बच गया यहाँ पे, एलसीएम। देखो बेटा 9 का डिवाइड लगा दो, सीधा सीधा जा रहा है, जाता है ना इसमें, 9 3 27, कितना बच गया, 3, 36 हो गया, 9 चौका 36। मल्टीप्लाई करो बेटा इसका, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, अंतिम डिजिट जाहिर सी बात है, 4 7 कितना होता है, 8, 4 7 28 होता है, अंतिम अंतिम डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। करो देखिए इसका मल्टीप्लाई, हाँ देखो देखिए मैं हट जाता हूँ, हाँ आगे बात समझ में बेटा, इसको आपको ऐसे निकालना है आपको, ये कंडीशन दे रखी है, आपको पता है HCF मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई की क्या होता है, ये बराबर होता है। कितना आ रहा है बेटा, निकाल लिया, हाँ कितना आ रहा है, 22, 33 और 8, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपको इसे इस मेथड से करना है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो देखिए आपको तीन चीजें दे रखी है, इस कंडीशन में आपको यही करेगा, तीन चीजें दे देगा आपको, चौथी चीज पूछ लेगा। तो देखो देखिए ये चीज आ गई, ठीक है बेटा। आगे देखो देखिए, ऐसा सवाल पहले भी किया था हमने, हाँ आगे देखो, हाँ जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक किस पे समाप्त हो सकता है क्या, ये 6 की पावर n जीरो पे क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है क्या। देखो देखिए कैसे, मतलब ये बोल रहा है n कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर है, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। हाँ इसने बोला है जो 6 की पावर n है, वो आपको जांच करना है कि ये कभी भी जीरो पे समाप्त हो सकती है, कि ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या, ठीक है। बेटा कोई संख्या जीरो पे समाप्त होने का मतलब है, जैसे देखो देखिए बेटा ये 20 है, कहाँ पे समाप्त हो रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, जैसे मैंने लिख दिया 870 है, ये किस पे समाप्त हो रही है, लास्ट में किस पे हो रही है, जीरो पे समाप्त हो रही है, जैसे मैंने लिख दिया, ये भी किस पे समाप्त, ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि इसमें लास्ट में कितना है, 7 है। अब बेटा बताओ जीरो पे समाप्त हो रही है, ठीक है बेटा। हाँ इसने बोला है 6 की पावर n क्या कभी भी जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या। देखो देखिए एक तो ये कंडीशन है, इसने ये बोला है कोई संख्या 6 की पावर n कभी भी जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या, ठीक है। इसने साफ साफ बोल दिया n कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, ये है। n का मान कहाँ तक आता है, यही है। तो आप देखो इसके अंदर रख के देख लो, n की जगह एक बार एक रख के देख लेते हैं, नेचुरल नंबर ही तो है, n प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की पावर n, एक का मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 2 रख के देख लो 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो आप देख रहे हो लास्ट में इधर कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लास्ट में हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कभी भी संख्या जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती, ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना बेटा। अब देखो देखिए ये तो हमारा एक देसी तरीका था, ठीक है। अब देखो देखिए
अब एक बात बताओ मेरे को, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, देखो देखिए पहले ये देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जीरो पे समाप्त होती है, 10। 10 है। अब देखो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, कितना आया। आपने देखा है 10 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है तो कितना आया बेटा। आपने देखा है 10 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, कितना है 2 मल्टीप्लाई 5। और संख्या ले लो, जैसे 20 ले लेते हैं हम, क्या दिक्कत है, जीरो पे समाप्त हो रही है। हाँ इसको देखो एक बार, 2 का भाग जा रहा है 10 बारी, 2 का भाग जा रहा है 5 और 5 1, तो आपने लिया है 20, कितना है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। देखो बेटा, हाँ ऐसे आप ले सकते हो, देखो देखिए 90 ले लेते हैं, जीरो पे समाप्त हो रही है, किस पे समाप्त हो रही है, जीरो पे समाप्त हो रही है, किस पे समाप्त हो रही है बेटा, जीरो पे समाप्त हो रही है। तो आप देखो 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करो, 45। आपने देखा है 90 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 90 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इतना ही देख लो आप, देखो देखिए आपने गौर करने वाली बात है यह इसमें। हाँ, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है तो आप देखो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 100% आएगा, 2 और 5 क्या आएगा 100% आएगा, 2 और 5 क्या आएगा इसका 100% आएगा, क्योंकि जीरो कैसे बनता है बेटा, 2 और 5 से बनता है। ठीक है, अखिलेश से 5 से भी नहीं बनेगा, अखिलेश 2 से भी नहीं बनेगा। तो देखो देखिए बेटा जीरो, देखो देखिए जीरो कैसे बनता है बेटा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो तब वहां पे क्या आएगा 100% क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में इसमें 2 और 5 आ रहा है, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है इसका मतलब है उसका अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, तो देखो देखिए ये तरीका यहाँ पे लगो, देखो देखिए। हाँ, इसने बोला है जांच कीजिए कि कोई संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या। तो एक बार के लिए बेटा इस गरीब आदमी की बात मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसकी बात मान लेते हैं, एक बार जीरो पे समाप्त होती है। ठीक है, फिर हम बताएंगे इसको, एक बार मान लेते हैं इसकी बात। ठीक है, हाँ हाँ, फिर इसको बाहर चलने दो फिर बताएंगे इसको। देखो देखिए कैसे, हाँ एक बार के लिए मान लेते हैं, माना माना किसी प्राकृतिक संख्या, किसी संख्या, मान लिया आपने किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए 1 की पावर n जीरो पर समाप्त होती है। मान लिया एक बार आपने माना किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जीरो पे समाप्त होती है। ठीक है, जब 6 की पावर जीरो पे n समाप्त होती है, हाँ जीरो पे समाप्त होती है तो बेटा देखो देखिए क्या है, जीरो पे समाप्त होती है तो 6 की पावर n है। तो आप देखो देखिए बेटा क्या मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकता हूँ, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, कितना आया 2 3 1। तो आपने देखा है 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाला इसका 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ 2 मल्टीप्लाई 3, हाँ 6 को आपने लिख दिया, इस 6 को आपने क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर कितनी है n। देखो बेटा ये दोनों की पावर n है, 2 की भी पावर n है और किसकी पावर n है, 2 की भी पावर है, ये 2 का भी हक है इसके ऊपर और किसका हक है 3 का भी हक है। तो आपने देखा है इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की पावर के रूप में है और 3 की पावर के रूप में है क्या बेटा, इसके अंदर 5 है क्या, नहीं है। तो जिस संख्या में जिस कोई संख्या जीरो पे समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में तो होता ही है, होता है, उसके अंदर 2 भी आएगा और क्या आएगा 5 भी आएगा। ठीक है, हाँ तो बेटा इसमें देखो देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी भी संख्या जीरो पे समाप्त हो ही नहीं सकती, ये कभी भी संख्या जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती है। अतः आप लिखोगे अतः 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड में दो, 5 की पावर, 2 की पावर तो है ना, 5 की पावर n सम्मिलित, 5 की पावर m सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि किसी संख्या क्योंकि किसी संख्या के जीरो पर समाप्त क्योंकि किसी संख्या की जीरो पर समाप्त होने से मतलब क्योंकि किसी संख्या के जीरो पर समाप्त होने का मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का होता है। तो आपको लिख देना आगे, इसलिए लिख ही देते हैं, इसलिए 6 की पावर n कभी भी पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आगे बात में, हाँ, तो मैंने लिखा है बेटा, हाँ, मैंने पहले बता दिया, कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है तो उसका भाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, उसमें 2 और 5 तो आना ही चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है इसमें, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो अब मैंने लिखा था 6 की पावर n का भाज्य गुणनखंड में 5 की पावर n क्या है, सम्मिलित नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के जीरो पर समाप्त होने से मतलब है, कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब है उसका भाज्य गुणनखंड में 2 की पावर और 5 की पावर क्या हो, सम्मिलित होनी चाहिए। इसलिए इसमें ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती। आगे बात सुन में, देखो बेटा आगे चलो, बताइए कि आपको ये बताना है, बताइए कि ये संख्या, आपको बताना है ये दोनों संख्या कैसी संख्या है। हाँ, ये एक तो ये संख्या और एक ये संख्या, आपको बताना है भाज्य संख्या है क्या। हाँ, ये बताइए कि ये भाज्य संख्या क्यों है, आपको ये बताना है। भाज्य संख्या तो है, इसने बोल दिया, लेकिन आपको बताना है ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आप बताओ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। ठीक है, जिसमें एक तो रहेगा, एक खुद संख्या रहेगी। जैसे देखो, देखिए भाज्य संख्या कौन सी है, 4। इसका अभाज्य गुणनखंड कौन सा, किसकी किसकी टेबल में आता है, 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है और 4 की में भी आता है। जैसे देखो, देखिए जब भी एक भाज्य संख्या है, 1 की मात्रा है, 2 की मात्रा है और 3 की मात्रा है और 6 की मात्रा है। किसकी मात्रा है, 6 की मात्रा है। तो आपने देखा है, ये भाज्य संख्या थी, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो रहेगा, एक तो सभी के मल्टीप्लाई में रहता है, एक का भाग सभी में जाता है। हाँ, और खुद संख्या भी रहेगी, और कोई तीसरा आ जाएगा, देखो देखिए आ रहा है यहाँ पे, कोई तीसरा आ जाएगा। ठीक है, ये होती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से अधिक की क्या हो, गुणनखंड हो। तो देखो देखिए बेटा, हाँ, पहला सवाल ले लो। इसमें इसने बोला है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखो बेटा, जाहिर सी बात है, हाँ, देखो देखिए इसमें देखो आप, एक तो इसमें देखो आप और एक इसमें देखो। ठीक है, प्लस के उधर हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। देखो बेटा, इसमें भी 13 है और इसमें भी क्या है, 13। तो क्या 13 कॉमन ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ बेटा 13। तो 13 कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11। इसमें से 13 बाहर आ गया तो ये बच गया 7 और 11, प्लस इसमें से 13 बाहर आ गया तो बताओ बेटा कितना बचेगा, कितना बचेगा, 0। अरे नालायक हूँ, किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, एक नहीं लिख सकती क्या। तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है, वहाँ पे एक तो है ही है। ठीक है, हाँ, देखो इसमें से 13 बाहर ले लिया तो कितना बच गया, एक। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 77 प्लस 1 कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई 78। ब्रैकेट को हटाओगे तो किसका चिन्ह लगेगा, मल्टीप्लाई का। अब देखो, देखिए बेटा, अरे एक तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, एक तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, एक तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, मैंने बताया अभी भी। हाँ,
4 का और 6 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो अब बताओ देखिए उसमें एक तो आया है, सभी में एक तो आएगा, ठीक है, एक का भाग तो सभी में जाता है। तो देखो देखिए बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक क्या हो, अभाज्य गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, अभाज्य गुण। हाँ, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, देखो देखिए 3 गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो आप लिखोगे क्योंकि क्योंकि इसके 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड गुणनखंड होने के कारण के कारण के कारण ठीक है, यह एक कौन सी संख्या है बेटा? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। बाकी बात सुन में, भाज्य संख्या आपको ये प्रदर्शित करना था, ये भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यहाँ पे आ रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला सवाल देखो देखिए। हाँ, ये इसने बोला है इसको भी बताओ आप। इसने बोला है इसको भी बताओ, किसको? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखो देखिए, हाँ, इस पार्ट में और इस पार्ट में देखो आप, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? एक ये पार्ट हो गया। क्या कॉमन आ रहा है इसमें बेटा? देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है? 5 है। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कितना लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो। तो 5 कॉमन ले लिया आपने। क्या ले लिया? 5 कॉमन ले लिया। तो कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस वहां से 5 कॉमन आ गया। तो कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? ये 1 बच गया। तो देखो देखिए बेटा, कुछ भी करो, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, इस ब्रैकेट को क्या करोगे आप? सोल्व करोगे। तो अब बताओ बेटा, एक तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, एक तो ये आ गया इसका गुणनखंड 5, और इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो कुछ कुछ संख्या तो आएगी इसकी तरह। इस ब्रैकेट को सोल्व किया, देखो इसमें 78 आ रहा है, तो ऐसे इसमें भी कुछ संख्या आएगी। तो एक एक तो ये मिल गया और एक यहाँ पे ये मिल गया, और तीसरा कौन सा मिल गया? इसके मल्टीप्लाई में आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो देखो देखिए बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे? हाँ, 5 बार आ गया। हाँ, करो देखिए। हाँ, कितना हो गया? 6 7 तो 42। ये कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? 42। और ये कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ऐसे सोल्व कर लो इसको। हाँ हाँ, 12 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 12 दूनी 24, 2 बच गया। 45 और 2 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो देखिए ये कितना हो गया? आपने देखा है इसका क्या है? एक तो 5 मल्टीप्लाई, देखो देखिए ये कितना हो गया? 1009। कितना हो गया ये? 1009। अब देखो देखिए दो तो मिल गए आपके अभाज्य गुणनखंड। देखो देखिए इसके 2 गुणनखंड तो मिल ही गए। हाँ, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या होता है? 1 होता है। किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है? तो अब देखो देखिए इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या बताना था। क्यों बताना था? क्योंकि इसके 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, आगे बात सुन में। अगला देखो देखिए। हाँ, आज का लास्ट सवाल। ठीक है, हाँ बेटा, देखो देखिए इसने बोला है एक खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल के मैदान के चारों ओर, देखो देखो एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक क्या है? गोलाकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक है,
और एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। देखो देखिए बेटा, हाँ इसने बताया है जो शून्य है, हाँ जो ये शून्य है, हाँ तो ये क्या करती है, एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में, ठीक है। और जो रवि है, रवि है एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में, ठीक है। और जाहिर सी बात है, लड़का है, भागेगा। हाँ हाँ, अब एक चक्कर लगाती है सोनिया, देखो देखिए बेटा ये राउंड है, हमारा ग्राउंड है। अब यहाँ से दोनों स्टार्ट होते हैं, यहाँ से एक ही स्थान से दोनों स्टार्ट होते हैं। अगर देखो देखिए बेटा, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लेती है, 18 मिनट का, ठीक है। तो बताओ दूसरा 2 चक्कर पूरा करेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 36। चक्कर वो पूरा करेगी तो कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा ये, 54। अब देखो देखिए बेटा रवि की बात कर लेते हैं। रवि एक चक्कर पूरा करेगा तो 12 मिनट में जल्दी कर देगा, क्योंकि वो 12 मिनट लगा रहा है तो इस उससे जल्दी फास्ट करेगा। तो एक चक्कर कितने मिनट में कर देगा, वो 12 मिनट में कर देगा। कितने मिनट में कर देगा वो, 12 मिनट में। तो दूसरा राउंड 2 चक्कर पूरा करेगा तो इसमें उसको कितने मिनट लग जाएंगे, 24 मिनट। 3 राउंड पूरा करेगा तब कितने लग जाएंगे, ये उसको 36 मिनट, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बेटा, आप क्या देख रहे हो, देखो देखिए सोनिया जब तक, देखो 36 मिनट, देखो देखिए दोनों में कॉमन आ रही है, 36 मिनट क्या आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ रहा है बेटा। देखो देखिए 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड पूरा कर लेती है, एक राउंड मार के दूसरा राउंड मार लेती है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तब तक क्या करता है, हाँ रवि भी क्या करता है, हाँ 3 राउंड मार लेता है। रवि कितने राउंड मार लेता है, 36 मिनट के अंदर कितना राउंड मार लेता है, कंप्लीट 3 राउंड मार लेता है। बताओ देखिए ये दोनों मिल गए ना यहाँ पे, सोनिया 2 राउंड मार ली 36 मिनट के अंदर, 2 राउंड लगा लिए इसने, और रवि ने 36 मिनट के अंदर कितने राउंड लगा दिए, 3 राउंड लगा दिए, है ना, कंप्लीट 3 राउंड। तो बताओ बेटा ये दोनों मिल गए ना, तो ये बताओ ये 36 और ये क्या है बेटा, ये कुछ कुल मिला के आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। देखो देखिए 36, 12 और 18 का एलसीएम होता है, 12 और 18 का क्या होता है, एलसीएम होता है। देखो देखिए बेटा 12 और 18 का एलसीएम होता है। एलसीएम कौन सी क्या होता है, एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग चले जाए और 18 का भी भाग चले जाए, वो कौन सी संख्या आती है, 36। तो ये 36 क्या है, इसका एलसीएम है। 36 क्या है, इसका एलसीएम है। कुल मिला के आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये कुल मिला के क्या पूछना चाह रहा है, एलसीएम पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। इसने बोला है जब मिलने की बात हो, जब किसकी बात हो, मिलने की बात हो, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। जब मिलने की बात हो, जब दो लोगों को मिलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक तरीका आ गया। तो एलसीएम निकालोगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे पहले, अभी निकाल लेते हैं। तो देखो देखिए बेटा 12 का कितना आया, 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है। तो दो चार को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर × 3। हाँ 36 क्या होता है बेटा, 36 होता है, चार नाम कितना, 18, 18, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम ही तो निकालना है। क्या निकालना आपका, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी पावर 2 आ रहा है, 2 की अधिकतम पावर कितनी होगी, 2। 3 आ रहा है, 3 की अधिकतम पावर कितनी होगी, 3, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया, कितना आ गया, 36। तो आपको आगे ये लिखना है, वो 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, पुनः मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह पुनः आरंभिक, हाँ लिख देते हैं, आरंभिक स्थान पर जाएंगी। आगे बात सुन में, तो इसने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कब मिलेंगे, वापिस 36 मिनट बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एलसीएम ही, इसका क्या है, एलसीएम है। देखो देखिए बेटा आपको नहीं समझ में आया तो देखो एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, 1% देता हूँ। तो आप ये बताओ मेरे को, हाँ आप मेरे को ये बताओ,
हाँ, मैंने दे दिया। हाँ रवि, देखो देखिए, मैंने दे दिया रवि के बारे में, रोहित सोनी के बारे में। मैंने दे दिया भाई सोनिया है। अब रीस आ गई, इसको बेचारे की बेइज्जती होगी सोनिया की। तो अब इसको गुस्सा आ गया, तो आपको क्या करना है, ये सोनिया क्या कर लेती, एक राउंड 12 मिनट में मार लेती। कितने मिनट में मार लेती है, 12 मिनट में। और रवि कितने मिनट में मारता है, एक राउंड 15 मिनट में मारता है। मतलब रवि को टाइम ज़्यादा लग रहा है, रवि को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप बताओ देखिए, ये कितने मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो निकालो देखिए, आप किस निकालोगे। मिनट बाद में ये दोनों मिल जाएंगे। तो देखो देखिए, ये हम पहले प्रैक्टिकल देख लेते, पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए, दोनों यहाँ से उससे स्टार्ट हुए। हाँ, रवि एक राउंड मारता है, एक राउंड मारता है तो 15 मिनट लग रहे हैं इसको। कितने मिनट लग रहे हैं, 15। दूसरा राउंड मारा, तो 2 राउंड मारने में इसको कितने मिनट लगे, 30। तीसरा राउंड, 3 राउंड मारा है, पूरा 3 राउंड में कितना समय लगेगा इसको, 45। 4 राउंड मारा है तो कितना समय लगेगा इसको, 60। ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ सोनिया, सोनिया है। देखो सोनिया एक राउंड मारती है, एक राउंड मारती है तो इसको कितना समय लगता है बेटा, 12 मिनट। कितना समय है, 12। 2 राउंड मारेगा, 24, 36। देखो देखिए, दोनों के अंदर क्या हो गई, मिल गई। 60 मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, 60 मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। देखो देखिए कैसे, ये 60 मिनट में देखो देखिए कंप्लीट राउंड हो रहे हैं, कंप्लीट राउंड आते हैं। ये एक एक राउंड मारता है तो 15 मिनट लगते हैं। हाँ, 2 राउंड लगाता है तो रवि को 30 मिनट लगते हैं। 3 राउंड लगाएगा पूरा तो 45 मिनट लगेंगे। 4 राउंड लगाएगा रवि, तो जब कितने कितने 60 मिनट में वो 4 राउंड पूरे कंप्लीट कर देगा। हाँ, 1 घंटे में वो 4 राउंड मार देगा। तब तक सोनिया क्या कर लेती, 1 घंटे में कितने राउंड मार लेगी, देखो देखिए कितने राउंड है, ये 5 राउंड है। ठीक है, आगे बात सुनने, पूरे कंप्लीट 5 राउंड मार देगी। मतलब ये 60 मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, ये 60 क्या है बेटा, ये 60 क्या है, इसका एलसीएम है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जब मिलने की बात हो, मैंने बताया क्या निकाल दो आप, इसका एलसीएम निकालो। इसका क्या निकालो आप, एलसीएम। तो ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 का निकालो आप। आपने देखा है इसका एलसीएम कितना आ गया, पहले तो देखो देखी। हाँ, कितना हो गया, 3 × 5। और 12 का कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। हाँ बेटा, एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया, इसकी अधिकतम पावर ले लो। 2 की अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 3 की अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 1। और 5 की अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 × 5 कितना हो गया, 4×3 12 होता है। 4×3 = 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 12 को 12 को 5 से करोगे, 12×5 = 60 हो गया। ठीक है, आगे बात सुन में। तो इसका क्या है, एलसीएम है। इसका आपने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब बेटा अगर राउंडों की संख्या पूछ ले, आपको क्या पूछ ले, राउंड की संख्या पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो ये तरीका थोड़ी लगाओगे आप। तो अब पूछ ले आपको। हाँ, हाँ, जब मिलने की बात हो, इसने बोल दिया रवि और सोनिया कितने मिनट बाद में मिलेंगे, ये 60 मिनट बाद में मिलेंगे। कितने मिनट बाद में मिलेंगे, ये 60 मिनट बाद में। दोनों क्या हो जाएंगे, एक पुनः है उसी स्थान पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, अगर वो पूछ ले रवि ने कितने राउंड लगाए, तो रवि ने कितने राउंड लगाए, जब रवि के राउंड लगाने की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, राउंड की संख्या निकालनी। तो ये 60 में किसका भाग लगाना है, 15 का। एक राउंड लगाता है वो 15 मिनट लगता है। 2 राउंड 30, तीसरा राउंड 4, 45। 4 राउंड लगाएगा तब 60 मिनट हो जाएंगे। तो ये भाग लगाना ही तो हो गया। तो कितने राउंड आ गए इसके, 4। सोनिया की बात कर रहे हैं, सोनिया कितने राउंड लगाएगी, कितने राउंड लगाएगी बेटा, तो 60 में किसका भाग लगा दो, 12 का। कितने राउंड लगाएगी बेटा, 5। आगे बात सुन में। ठीक है बेटा। हाँ, आगे देखो देखिए, आगे क्या है। हाँ बेटा, आगे आपकी जो पर्सनाली जो एक्सरसाइज है 1.1 है, उसकी एग्जांपल है, मैंने बताया था आपको। कंप्लीट आपको बेस कराया जाएगा और कंप्लीट आपको उदाहरण भी कराए जाएंगे। और आपको क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड के तौर पर, आपको क्या है, प्रीवियस ईयर से एग्जाम क्वेश्चन, जो अपकमिंग ईयर से एग्जाम क्वेश्चन है, हाँ वो भी करवाए जाएंगे। क्योंकि बेटा आपके है, ये हमारे ज़माने में तो क्या होता था कि किताब के पर्सन उठ के आ जाते थे ऐसे कैसे, लेकिन आपके ये नहीं है। ठीक है, आपको इस किताब के पर्सन पढ़ के आपको कुछ नहीं होना है।
ठीक है, आप ये सोच लिया हमने किताब के प्रश्न आते हैं, उदाहरण आते हैं, हम खुश हैं, हमें तो पूरे में से पूरे आ जाएंगे, हम महान लोग हैं। तो कुछ नहीं होना उनका, ठीक है बेटा, शादी भी नहीं होगी उनकी तो। हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा पर्सन भी लगाने हैं, एक्स्ट्रा पर्सन भी लगाने हैं। आपको मैं बताऊंगा पिछले साल कैसे दो दो सालों में, 2-3 सालों में कैसे पर्सन आए थे और कैसे पर्सन आ सकते हैं, उनकी संभावना कैसी कैसी है, ठीक है। हाँ, तो ये भी पढ़ना जरूरी है, और वो भी पढ़ना क्या है जरूरी, वो एक्स्ट्रा पर्सन है, 10-15 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम इसके उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके।